गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है रेट ऑफ कांस्टेंट अर्थात वेग स्थिरांक। देखिए, यहाँ पर मैंने एक अभिक्रिया माना कोई अभिक्रिया ए गिव्स क्या है, प्रोडक्ट है। माना कोई एक अभिक्रिया है, ए मीन्स क्या है, रिएक्टेंट, पी मीन्स क्या है, प्रोडक्ट। तो बच्चों हम कह सकते हैं यदि अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता मीन्स होता है T0 टाइम पर। किस टाइम पर? T0 टाइम पर। बच्चों, माना अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता T0 पर ए है। क्या है? ए है, स्मॉल ए है। और समय टी बीतने के पश्चात सांद्रता ए माइनस यक्स हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? ए माइनस यक्स हो जाती है। तो टी समय पर अभिक्रिया की दर dx, टी समय पर अभिक्रिया की दर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होगी बच्चों? dx बाई dt प्रोपोर्शनल a माइनस यक्स। क्या होगी? a माइनस यक्स। dx बाई dt प्रोपोर्शनल a माइनस यक्स। जहां पर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बच्चों, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस यक्स। बच्चों, जहां k एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? k एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यही आप लोगों को आज पढ़ना था, क्या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही नोटेड पॉइंट है बच्चों। कंपटीशन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है, और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो बताऊंगा क्या बनता है। अभी मैं क्वेश्चन कैसे बनता है और क्या पॉइंटेड है उसको आप सुनिएगा। बच्चों, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान निश्चित ताप पर निश्चित और स्थिर रहता है। बच्चों, अगर ताप निश्चित और स्थिर है तो वेग स्थिरांक के का मान क्या रहता है? निश्चित रहता है। परंतु जैसे ताप बढ़ाते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? दे दिया जाएगा वेग स्थिरांक के मान पर, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन दे दिया गया अपरिवर्तित रहेगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा बढ़ेगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया घटेगा, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पूछा जाता है वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। इसका वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों, वेग स्थिरांक के का मात्रक समय इनवर्स क्या होता है? समय इनवर्स होता है। ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं? टाइम इनवर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइम इनवर्स कह सकते हैं। ये किसका मात्रक है? वेग स्थिरांक के का मात्रक है, समय इनवर्स या टाइम इनवर्स कह सकते हैं। आप जानते हैं समय के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? सेकंड, मिनट, घंटा ले सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों हमारा एक टॉपिक वेग स्थिरांक, रेट ऑफ कांस्टेंट। अब बच्चों हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो आपका है अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, अर्थात हम कह सकते हैं रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया का दर नियम अपक्रिया का
दर नियम या दर समीकरण, दर समीकरण, दर समीकरण, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं ला, रेट ला, रेट ला आर रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। ये है आपका अगला टॉपिक बच्चों। मैंने बोल दिया अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, रेट ला और रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन सुनिएगा क्या होते हैं। जो समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करती है उसे अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। देखिएगा, यदि किसी अभिक्रिया की दर प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं, माना एक अभिक्रिया A प्लस B प्रोडक्ट C प्लस क्या है D। यहाँ मैंने A का A मोल ले लिया, B का B मोल ले लिया, C का C मोल ले लिया, D का D मोल ले लिया। तो मैंने लिखा माना एक अभिक्रिया है। यदि अब इसी अभिक्रिया पर हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे देखिएगा। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की, यदि अभिक्रिया की दर A तो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मीन्स क्या होता है, अभिकारक होता है। ये क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, उत्पाद होता है। यदि अभिक्रिया की दर A अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तो T समय पर बच्चों जो अभिक्रिया की दर होगी क्या होगी, T समय पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, यहाँ पर A का एक्टिव मास इंटू क्या, B का एक्टिव मास का होल स्क्वायर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे। अब आप जानते हैं इस प्रोपोर्शनल को क्या करना है, हटाना है। तो यह क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर, क्या, अभिक्रिया की दर बराबर के A का एक्टिव मास क्या, B के एक्टिव मास की होल स्क्वायर। ये क्या है, अभिक्रिया की दर है। और इस समीकरण को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 कहते हैं। इसी उपरोक्त समीकरण को अर्थात एक समीकरण को अभिक्रिया का दर समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का दर समीकरण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार पुनः देखिएगा। मैंने आप लोग क्या बोला कि माना कोई अभिक्रिया है, ऐसे मैंने अभिक्रिया ले लिया क्या, A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। इसको A मोल लिया, B मोल, इसको C मोल और D मोल। तो मैंने क्या बोला, यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर यहाँ इसका मतलब क्या है, प्रथम घात, अभिकारक A की सांद्रता के प्रथम घात और अभिकारक B की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। द्वितीय घात, यहाँ मैंने B का क्या कह रहा है, द्वितीय घात, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया, स्क्वायर लगाया। द्वितीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो T समय पर जो अभिक्रिया की दर होगी बच्चों, अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल A का एक्टिव मास B का एक्टिव मास का होल स्क्वायर, या अभिक्रिया की दर बराबर के A का एक्टिव मास इंटू B के एक्टिव मास का होल स्क्वायर। जहाँ के आप जानते एक स्थिरांक है जिसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आपको पिछले टर्न पर मैं अभिक्रिया की कोट के विषय में बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।